आज हम एक ऐसी विरासत की बात करेंगे जिसके बारे में शायद ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जिसने करोड़ों महिलाओं की जिंदगी की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक कानूनी क्रांति का वो तोहफा है जो आज भी हमारी आजादी की नींव है। सोचिए, दो ग्रंथ और दो बिल्कुल अलग अलग तकदीरें। एक तरफ है मनुस्मृति और दूसरी तरफ है हिंदू कोड बिल। सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन आज की आज़ादी को असल में परिभाषित करता है। चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो बात आती है एक भूले हुए कर्ज की। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को सबसे बड़ा नारीवादी क्यों कहा जाता है? देखिए, हम सब उन्हें एक राजनीतिक हस्ती के तौर पर तो जानते हैं, लेकिन आज हम उनके उस रूप को देखेंगे जिसने महिलाओं को परंपरा की बेड़ियों से निकालकर उड़ने के लिए सही मायने में पूरा आसमान दे दिया। लेकिन इस क्रांति को पूरी तरह से समझने के लिए हमें पहले उस दौर में चलना होगा, उस दुनिया को देखना होगा जो इससे पहले मौजूद थी। एक ऐसी दुनिया जहां नियम कानून बिल्कुल अलग थे। मनुस्मृति के तहत सबसे पहले तो ज्ञान के दरवाजे ही महिलाओं के लिए बंद थे। उन्हें शिक्षा के अधिकार से पूरी तरह वंचित रखा गया था। फिर बात आती है संपत्ति की। आर्थिक रूप से वो पूरी तरह पुरुषों पर निर्भर थीं, क्योंकि उन्हें संपत्ति रखने या विरासत में पाने का कोई अधिकार ही नहीं था। और तो और, उनकी दुनिया घर की चार दीवारी तक ही सीमित थी। बिना इजाजत के बाहर कदम रखने तक की आज़ादी भी नहीं थी। संक्षेप में कहें तो एक महिला को कभी एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में देखा ही नहीं गया। वो हमेशा अपनी पूरी जिंदगी या तो अपने पिता या पति या फिर बेटे के संरक्षण और नियंत्रण में रहती थी। लेकिन इस दमनकारी सामाजिक व्यवस्था को डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत ही शक्तिशाली विधायी बदलाव यानी हिंदू कोड बिल के साथ सीधी चुनौती दी, और यहीं से क्रांति की शुरुआत हुई। अब जरा ये फर्क देखिए। जहां पहले पुरुषों के लिए बहुविवाह की इजाजत थी, वहीं हिंदू कोड बिल ने एक विवाह लागू किया। जहां महिलाओं के लिए तलाक का कोई विकल्प ही नहीं था, वहां अब उन्हें कानूनी रूप से अलग होने का अधिकार मिला। और सबसे बड़ी बात, संपत्ति। जहां पहले विरासत का कोई हक नहीं था, वहां अब संपत्ति रखने और विरासत में पाने का पूरा अधिकार दिया गया। ये महज कानून नहीं था, ये एक पूरी पीढ़ी के लिए आजादी का घोषणा पत्र था। उनका विश्वास कितना मजबूत था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब संसद में इस बिल का विरोध हुआ तो उन्होंने सिद्धांतों पर टिके रहते हुए अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उनका संदेश साफ था, महिलाओं के अधिकारों से कोई समझौता नहीं होगा। तो ये कानूनी स्वतंत्रता एक बहुत मजबूत नींव है, लेकिन सच्ची समानता का सफर यहाँ खत्म नहीं होता। असली आजादी के लिए एक और कदम जरूरी है, और वो है आत्मनिर्भरता का मार्ग। और आगे का रास्ता हमें खुद डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से पता चलता है। ये नंबर देखिए, 0। ये वो संख्या है जो बताती है कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी शिक्षा के लिए कितने आरक्षण का इस्तेमाल किया। एक भी नहीं। उन्होंने अपनी सारी उपलब्धियां किसी सहारे के बिना सिर्फ और सिर्फ अपनी काबिलियत और मेहनत के दम पर हासिल की। यही आत्मनिर्भरता का सिद्धांत है जिसे वो महिलाओं के लिए सच्ची स्वतंत्रता का अगला कदम मानते थे। कानूनी अधिकारों से आगे बढ़कर आर्थिक शक्ति का निर्माण करना। तो आज ये सवाल खड़ा होता है, इस विरासत को सम्मान देने का सच्चा तरीका क्या है? महिलाएं उस कानूनी आज़ादी को सच्ची आत्मनिर्भर शक्ति में आखिर कैसे बदल सकती हैं? और इसी सवाल का जवाब हमें हमारे अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर लाता है, जो है आर्थिक स्वतंत्रता का भविष्य बनाना। यही है परम श्रद्धांजलि। सच्ची समानता का मार्ग सिर्फ नौकरियों पर निर्भर रहने से नहीं, बल्कि संपत्ति और मूल्य बनाने से बनता है। इसका मतलब है उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप, और व्यापार की दुनिया में प्रवेश करना और अपनी आर्थिक तकदीर खुद लिखना। देखिए, कानूनी अधिकारों की लड़ाई तो जीती जा चुकी है। अब अगला मोर्चा वित्तीय आत्मनिर्भरता का है, जो सच्ची और पूर्ण समानता सुनिश्चित करेगी, क्योंकि आर्थिक प्रगति ही आर्थिक समानता की असली कुंजी है। और अंत में डॉक्टर अंबेडकर का ये विचार हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। अटूट आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प का आह्वान। मेरे हौसले बहुत बुलंद हैं, जिनको देखकर मेरा दुश्मन भी मेरा मुरीद है। कोई साथ दे या ना दे, वो तो होकर रहेगा जो मुझे पसंद है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।